नमस्ते सर। सर मेरा जो सवाल है वो हमारी एक स्पेसिफ़िक भावना के बारे में है, जो कुछ जानवरों को देखकर हमें आती है। जैसे मैं अपने आस-पास देखती हूँ तो पाती हूँ जिनको मैं इनोसेंट मानती हूँ, वो स वो सभी जानवर फल-फूल रहे हैं। जैसे गाय, बिल्ली, भेड़। और जो जानवर इस फीलिंग ब्रैकेट के बाहर हैं, वो अब ज़िंदा भी नहीं हैं। तो आप भी कहते हैं कि इमोशनैलिटी हमारी दुश्मन है। इमोशनैलिटी ने ही दुनिया का नाश किया हुआ है और यहाँ पर इस केस में यही इमोशनैलिटी है, जिसकी वजह से इन जानवरों की जान बच रही है। जो ये क्यूट जानवर हैं, उनकी जान बच रही है। तो कृपया इस पर थोड़ा-सा मार्गदर्शन करें। देखो, जिस वजह से हमें एक पपी क्यूट लगता है, जिस इमोशन से, और हम उसको पकड़ के कहते हैं ओ क्यूट क्यूट क्यूट, वही इमोशन, वही हार्मोन फिर हमसे हमारे 5 पपीज़ पैदा करवाता है ना। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि दुनिया भर में जानवरों का जो एक्सटिंक्शन हुआ है, पूरी की पूरी उनकी प्रजातियों का, स्पीशीज़ का जो एक्सटिंक्शन हुआ है, जानवरों का, पेड़ पौधों का, सब ऑर्गेनिजम्स का, उसमें सबसे बड़ा कारण, कहने को ये भी कह सकते हो कि लगभग एकमात्र कारण, इतना बड़ा कारण मात्र मानव जनसंख्या है। तो इमोशन कुछ मौकों पर ऐसा लग सकता है कि किसी की जान बचाने के काम आ रहा है, पर वही इमोशन आपसे बहुत सारे जानलेवा काम भी तो कराता है ना। आपको इमोशन है तो आप बोल दो कि अच्छा ये छोटा सा चिक आ गया है, चूजा, आप उसको ऐसे हाथ पे बैठाते हो, बहुत लोगों को देखे होगे, उसकी फोटो खींचते हैं, बाजार में उनको रंग वगैरह देते हैं और रंगे रंगे मिलते हैं और बड़े क्यूट लगते हैं और हम इमोशनल हो जाते हैं और ले 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 कितना क्यूट है। फिर हमारा बेबी होता है या हम होते हैं और डॉक्टर ने बोल दिया कि अपनी जान बचाने के लिए रोज़ चिकन सूप पिया करो। तो अपनी जान बचाने के लिए या अपने बेबी की जान बचाने के लिए 500-700 चिक्स का सूप बना के उस बेबी को नहीं पिला देते क्या? तो कौन कहता है कि इमोशन जान बख्शता है, प्राणदायी होता है? इमोशन भयानक रूप से जानलेवा होता है। आप बोल रहे हो कि जो जानवर हमें क्यूट लगते हैं वो बेहतर हालत में रहते हैं। बेहतर हालत में कहाँ रहते हैं? जो भी जानवर हमारे काम के हैं, हमने उनकी बहुत दुर्दशा कर दी है। जंगल के भेड़िए को सोचो और शहर के कुत्ते को सोचो। भेड़िया तो कभी क्यूट नहीं लगा होगा ना, और भेड़िए का बच्चा भी नहीं क्यूट लगा होगा, देखा ही ना हो, पता नहीं कभी। लेकिन भेड़िया बहुत मौज में रहता है, भेड़िया शान में रहता है। और शहर के कुत्ते कैसे रहते हैं? और जो हमारे कैटल हैं, हमारे बड़े पशु, गाय हैं, भैंस हैं, उनमें तुम बकरी भेड़ भी जोड़ लो, इनकी आबादी में हम ही ने अपने इमोशन के लिए ज़बरदस्त वृद्धि करी है। और ये जितने दुख में रहते हैं, इतने दुख में कोई पशु नहीं रहता जो हमारे इमोशन से बचा हुआ है। जो इंसान के इमोशन से बच गया वो दुर्दशा से बच गया। और ये बात पशुओं पर ही नहीं लागू होती, ये इंसानों पर भी लागू होती है। आप अगर किसी इंसान के इमोशन के क्षेत्र में आ गए हो अब, तो आपकी दुर्दशा अब शुरू होके रहेगी। इफ somebody is emotional about you, your bad days have begun। क्योंकि प्रेम इमोशन नहीं होता है, प्रेम कोई भाव नहीं होता है। भावना
तो हार्मोनल होती है, बिल्कुल शारीरिक होती है, वो पशुओं में भी होती है। और प्रेम कॉन्शियसनेस की, चेतना की बात होती है। इमोशन और प्रेम बिल्कुल एक नहीं होते। लोग कहते हैं लव इज एन इमोशन, बिल्कुल भी नहीं। जो व्यक्ति कहे लव इज एन इमोशन, वो ना लव जानता ना इमोशन जानता। तो जानवरों के मित्र वो नहीं हैं जो जानवरों को लेकर के इमोशनल हैं। जानवरों के मित्र वो हैं जो पूरी इकोलॉजी के प्रति कॉन्शियस हैं। क्योंकि हम जब इमोशनल होते हैं तो कुछ 2-4 जानवरों के प्रति होते हैं, 2-4 जानवर, और वो 2-4 जानवर भी एक खास अवस्था में हमें अच्छे लगते हैं इमोशनली। अभी हम एक कुत्ते को रेस्क्यू करा कर लाए, यहाँ पब्लिशिंग टीम के लोग। वो जब छोटा सा रहा होगा तो किसी ने उसको क्यूट पपी करके उठा लिया कि मैं तो इसको अपने पास रखूंगा। और जब छोटे होते हैं ना तो किसी भी ब्रीड के हों सब क्यूट लगते हैं, सब पे इमोशन आ जाता है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। छोटा अगर देसी कुत्ता भी हो तो बड़ा क्यूट लगता है। तो जब छोटा रहा होगा तो किसी ने उसको उठा लिया, तब तो वो इमोशनली बहुत अट्रैक्टिव लगा। और ये बात हार्मोन की है। प्रकृति ने व्यवस्था करी है, किसी भी छोटे जीव को देख के आपके कुछ हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं ताकि उस छोटे जीव की जान बची रहे। आपको पता है जंगल में भी जो हिंसक जानवर होते हैं वो कई बार बहुत छोटे पशुओं का शिकार करते ही नहीं है, वो छोड़ देते हैं। ये नहीं कि उनमें दया भाव है या उनमें करुणा जागृत हो गई है, ये प्रकृति ने व्यवस्था करी है कि एकदम छोटे जानवर को कोई भी देखता है तो उसके भीतर हार्मोनल सीक्रीशन, केमिकल सीक्रीशन शुरू हो जाते हैं और वो जो है उन चीज़ों को, उन पशुओं को छोड़ देता है या कई बार उनकी देखभाल भी कर देगा। तो इन साहब ने वो छोटा समझ के ले लिया। जब वो बड़ा हुआ तो फिर वो देसी कुत्ते ऐसा लगने लगा होगा। छोटा था तो क्यूट लग रहा था, अब थोड़ा बड़ा हुआ तो उनको लगा होगा अरे ये तो अब देसी कुत्ते ऐसा लग रहा है, तो उसको छोड़ दिया। कितने ही कुत्ते और बाकी सब अबैंडन्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस इमोशन से आप उनको लेके आए थे वो इमोशन खत्म हो गया। और वो जो इमोशन था वो बिल्कुल बायोलॉजिकल था, शारीरिक था, फिजिकल। वो इमोशन तब तक था जब तक वो इतना बड़ा था। आप एक चिक ले आओगे बाजार से खरीद करके, क्योंकि वो ऐसे गेंद जैसा लगता है, अभी अंडे से निकला है, उसको रंग देंगे गुलाबी तो ऐसे हथेली पे बैठ जाता है। वही जब मुर्गा बनने लगेगा तो आप कहोगे उसी को काट के खा भी जाओगे। लोग करते हैं ऐसा क्योंकि अब वो क्यूट नहीं लगता। चिक क्यूट लगता है, वो मुर्गा है, वो बहुत, उसके पंजे निकल आते हैं और नाखून होते हैं और पंजे कोई बहुत खूबसूरत नहीं होते मुर्गे के। तो आप कहते हो अरे ये बेकार में आ गया, इसको भगा दो या किसी को दे दो, कुछ का कुछ कर लेगा। समझ में आ रही बात? इमोशनैलिटी इज नॉट लव। कॉन्शियसनेस है लव, इमोशनैलिटी नहीं। बहुत सारे लोग अपने आप को बोलते हैं कि एनिमल लवर। वो एनिमल लवर नहीं होते। उनका जो रिश्ता होता है जानवरों से वो लव का नहीं होता, वो हार्मोनल होता है। तो अगर वो कहें कि आई एम पैशनेट अबाउट एनिमल्स, वो गलत बोल रहे हैं। दे आर जस्ट हार्मोनल अबाउट एनिमल्स, एंड दैट टू अ फ्यू एनिमल स्पीशीज, एंड दैट टू in a particular stage of the life of the species. Emotionality violence होती है, भावुकता में हिंसा होती है, प्रेम अहिंसक होता है। और प्रेम बहुत अलग बात होती है भावना से, बहुत बहुत अलग बात। प्रेम तो ऐसा ही होता है कि आई लव चिकन। जब वो छोटा आया था तो आपने क्या बोला? आई लव चिक। और जब वो बड़ा हुआ तो आपने क्या बोला? आई लव चिकन।
कौन सा चिकन? वो KFC वाला चिकन। और देखिए लव दोनों में चल रहा है, आई लव द चिक एंड आई लव चिकन। ये होता है जब आपका लव इमोशनल होता है कि आप बोलते हो आई लव चिकन, इसका मतलब है कि आप चिकन को मार ही डालोगे। बात समझ रहे हो? लड़कियों को भी चिक बोलते हैं, तो सतर्क रहना। हे चेक दैट चिक आउट, आई फैंसी दैट चिक। चिक माने तो क्या होता है? वो तो चबाया ही जाना है। तो जो चिक विक बहुत कर रहा है वो अब चबाने की तैयारी कर रहा है, सावधान रहना अगर जीना चाहते हो तो। ये जो पूरी पृथ्वी का नाश हुआ है, ये इमोशन नहीं तो करा है। जहां कहीं तुम्हारा इमोशन होगा देख लेना, वहां कार्बन होगा। कार्बन माने कार्बन एमिशन, जिसकी वजह से अब हम मास एक्सटिंक्शन फेज में पहुंच गए हैं। शादी ब्याह में इमोशन होता है, देखो वहां कार्बन कितना एमिट होता है। सबसे बड़ा इमोशन ये होता है कि मेरी जिंदगी में मेरे बच्चे वगैरह होने चाहिए, मेरा घोंसला भरपूर हो। और क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा जो कारण है वो तो पॉपुलेशन ही है। और किसी और तरीके से आप क्लाइमेट चेंज को रोक भी नहीं सकते। उसका कोई साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, आबादी पर नियंत्रण। दो बातें हैं जो क्लाइमेट चेंज बढ़ाती हैं, पहला पॉपुलेशन और दूसरा पर कैपिटा कंजम्पशन। और दोनों ही आते हैं इमोशन से। इक्वेशन अच्छे से समझो। इस पृथ्वी की बर्बादी कहां से हो रही है? सब जानवरों की बर्बादी, सब इंसानों की बर्बादी, पूरी इकोलॉजी की बर्बादी हो रही है क्लाइमेट चेंज से। और हमारे पास पता नहीं है 10-20 साल भी हैं कि नहीं है। लोग बात करते हैं 2050 की, मैं पूछता हूं तुम्हारे पास 2040 तक का भी समय है सचमुच? थोड़ा भी जो लेटेस्ट साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं उसको पढ़ भी रहे हो? तो सबसे बड़ी जो इस समय हमारे पास बर्बादी की वजह है वो है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज दो जगहों से आता है, पॉपुलेशन और पर कैपिटा कंजम्पशन। पॉपुलेशन कब बढ़ती है? जब आप इमोशनल हो जाते हो। आप इमोशनल हुए नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ी, ठीक? और पर कैपिटा कंजम्पशन के पीछे भी क्या है? इमोशन है। शादी है, कंजम्पशन बढ़ाओ। त्योहार आ गए, कंजम्पशन बढ़ाओ। खुश महसूस करना है, डोपामीन शॉट चाहिए, कंजम्पशन बढ़ाओ। जिंदगी में तरक्की के मजे लेने, कंजम्पशन बढ़ाओ। तो जहां इमोशन है वहां एमिशन है। इमोशन इज कार्बन, इमोशन इज पॉपुलेशन, इमोशन इज कंजम्पशन। और लोग कहते हैं देखो हमारे इमोशन ही तो हमारे इंसान होने की पहचान है। नहीं, आप इंसान अपने इमोशन से नहीं बनते, आप इंसान अपनी कॉन्शियसनेस से बनते हो। ये तो बहुत अलग अलग बातें हैं। आप किसी से सवाल करें, आप कहें अच्छा बताओ एक इंसान में और एक मशीन में क्या अंतर होता है, तो बहुत सारे लोग जवाब देंगे मशीन के पास इमोशंस नहीं होते। ये बिल्कुल गलत जवाब है। मशीन के पास चेतना नहीं होती, मशीन के पास कॉन्शियसनेस नहीं होती। मशीन में इमोशंस डाले जा सकते हैं, आप जानते हो इस बात को, क्योंकि इमोशंस तो केमिकल हैं, वो डाले जा सकते हैं। मशीन को बिल्कुल इमोशनल बनाया जा सकता है, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। कितने ही रोबो हैं जो घर के कामों में असिस्ट करने के लिए रोबो बनाए जाते हैं, उन्हें तो खासकर इमोशनल बनाया जाता है। जापान जैसे देशों में जहां परिवार का आकार छोटा है और आबादी की औसत उम्र बहुत है, वहां बहुत सारे प्रौढ़ लोग होते हैं जो अकेले रहते हैं, और वो 20-20 साल अकेले रहते हैं। एक व्यक्ति है, वो 65 की उम्र से 85 की उम्र तक अकेला जी रहा है, या 75 से 95 की उम्र तक, और वो 75 से 95 अभी सेहत ठीक ठाक है, अपना काम करता है। और चूंकि वहां पर समृद्धि है तो उसने घर पे अपने क्या रख रखा है, एक रोबो रख रखा है एज अ हाउस असिस्टेंट। आदमी को रखना महंगा पड़ता है तो रोबो रख लिए जाते हैं। अभी जो रोबो होता है ये पूरे तरीके से इमोशनैलिटी में ट्रेंड होता है। इसकी इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग होती है कि अगर आवाज ठीक से नहीं सुन पा रहा है ये अपने मालिक की, तो पूछेगा नॉट डूइंग वेल सर,
मे आई गेट दिस फॉर यू, उसकी आवाज ही बदल जाएगी रोबो की। रोबो एम्पैथी दर्शाने लग जाएगा। और इमोशन क्या होता है? आप कहेंगे नहीं पर हमारे इमोशन तो सच्चे होते हैं। नहीं साहब, आपके भी उतने ही कंडीशनड होते हैं और प्रोग्राम्ड होते हैं जितने कि एक रोबो के होते हैं। आपके इमोशंस भी उतने ही प्रोग्राम्ड हैं। आपकी प्रोग्रामिंग है एक रंग को देखकर इमोशनल हो जाने की और दूसरे रंग को देखकर भड़क जाने की। एक रंग को देख के आपका सर झुक जाता है, दूसरे रंग को देख के आप भड़क जाते हो। ये सीधे सीधे प्रोग्रामिंग नहीं है। और ये प्रोग्रामिंग क्या किसी रोबो की भी नहीं की जा सकती? बोलो, एक जेंडर को देखकर आप उत्तेजित हो जाते हो, जो ऑपोजिट जेंडर है उसको देखते हो आप एक्साइट हो जाते हो। ये प्रोग्रामिंग क्या किसी रोबो की नहीं की जा सकती? कि रोबो व्हेनेवर यू सी अ मेल जस्ट स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे। बिल्कुल करी जा सकती है। तो इमोशंस तो मैकेनिकल होते हैं, इमोशंस प्रोग्राम्ड होते हैं। इमोशंस में जान नहीं होती है, जान कॉन्शियसनेस में होती है। इमोशंस में कोई फ्रीडम नहीं होती क्योंकि वहां प्रोग्रामिंग है। बताओ, जो चीज प्रोग्राम्ड है उसके पास फ्रीडम कहां है? फ्रीडम कॉन्शियसनेस के पास होती है, क्योंकि समझ, अंडरस्टैंडिंग बस कॉन्शियसनेस के पास होती है। तो जो लोग जानवरों के पास भी इमोशनल होके जाते हैं वो फ्रेंड्स ऑफ एनिमल्स नहीं हैं। और बहुत सारा जो इस वक्त पूरी दुनिया में और भारत में जानवरों के प्रति काम चल रहा है वो इमोशन के आधार पे चलता है, इसीलिए वो सफल नहीं होता। सफल क्या नहीं होता, वो उल्टा पड़ता है। वो उल्टा पड़ता है क्योंकि जो इमोशन आपको एक जानवर की तरफ आग्रहपूर्वक भेजता है, अले 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 कितना प्याला है, दूसरे व्यक्ति में किसी दूसरे जानवर के प्रति वैसा ही इमोशन हिंसा बन के आ जाता है। भाई, आपको एक जानवर बहुत भाग है, आप उसकी ओर जा रहे हो इमोशनल होकर के, आप कह रहे हो इसको तो प्यार करना है, मुझे कुचू कुचू करना है। एक दूसरा आदमी हो एक दूसरे जानवर की तरफ जा रहा है, डंडा लेकर के कह रहा है इसके डंडे बजाने हैं। आपसे पूछा कुचू कुचू क्यों करना है, प्यार क्यों करना है? आपने कहा क्योंकि इमोशन है। तो आपका कुल तर्क क्या है? इमोशन। उस दूसरे व्यक्ति से पूछा भाई तुझे उस जानवर पे डंडे क्यों बजाने हैं, तो वो क्या बोल रहा है? इमोशन है। आप भी इमोशन का ही तर्क दे रहे हो, वो भी इमोशन का ही तर्क दे रहा है। बताओ आप उसका तर्क गलत कैसे साबित करोगे? वो कहेगा अगर तुम्हारा तर्क ठीक है तो मेरा भी तर्क ठीक है। जिस वजह से तुम इमोशनल होके उसको कुचू कुचू कर रहे हो, उसी वजह से मैं इमोशनल होकर के डंडे बजा रहा हूं। इमोशन तो इमोशन है ना, और इमोशन दोनों दिशाओं में काम करता है। किसी को भी ऐसा होता है क्या कि सब कुछ पसंद है क्या? आप कुछ चीजों को लेकर के पॉजिटिवली इमोशनल होते हो तो कुछ चीजों को लेकर निगेटिवली भी तो होते हो। किसी चीज को देखते ही आपका बिल्कुल दिल गदगद हो जाता है, तो किसी चीज को देखते ही आप बिल्कुल क्रोध में भड़क भी जाते हो। तो इमोशन तो ऐसा ही है, वो बिल्कुल अंधा होता है और प्री प्रोग्राम्ड होता है। इमोशन का तर्क बहुत मूर्खता का तर्क है। जो लोग कहते हैं कि वी आर लवर्स ऑफ एनिमल्स, इन्हें बिल्कुल आपत्ति नहीं होती है कंजम्पशन अपना इतना बढ़ाने में कि उससे जंगल के जंगल कट जाते हैं। और जब जंगल कटता है ना तो जानवर मारना नहीं पड़ता, जानवर की पूरी प्रजाति एक्सटिंक्ट हो जाती है। ऐसे तो आप अपने खाने के लिए या अपने रिसर्च के लिए कुछ जानवर मारते हो, एक एक करके मारते हो। जब आप जंगल काटते हो ना तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाता है, सब खत्म होता है। और जंगल मालूम है क्यों काटा जाता है? ताकि आप खेती कर सको। और इतनी खेती क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि हम इतने ज्यादा लोग हैं। जंगल कटते हैं ताकि हम खेती कर सकें। और खेती क्यों करनी है, अन्न क्यों चाहिए? क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा हैं। खेत तो और एरिया और क्षेत्र चाहिए खेत में, नहीं तो पैदा नहीं होगा अनाज। और उसमें भी आप जानते हो जो 70% अनाज पैदा होता है खेतों में, वो इंसानों के खाने के लिए नहीं होता, वो जानवरों के खाने के लिए होता है। और उन जानवरों के लिए इतना अनाज क्यों चाहिए? बिकॉज आई एम इमोशनल अबाउट चिकन or mutton or pork or beef, depending on my conditioning, my nationality, my religious affiliation, my taste buds, all of which are just mechanical and programmed. यही है ना? इमोशन से बड़ी हिंसा कोई होती है क्या? पर हमें फिल्मों ने बता दिया है कि इमोशन बहुत बड़ी बात है। You know, I am a little gooey about you. When I look at you, my heart goes squishoo.
ये स्क्विशू क्या होता है? आई एक्चुअली सॉ दैट व्हेन आई लुक एट यू माई हार्ट गोज स्क्विशू। ये क्या होता है? अभी वैलेंटाइंस डे पे चल रहा था ये स्क्विशू। ऐसी आवाज तो दस्त के दिनों में भी आ सकती है। पेट खराब हो, डायरिया हो, दिन में 10 बार स्क्विशू सुनोगे। ये है इमोशन। जैसे दस्त में कोई चेतना नहीं होती, वैसे ही है इमोशन। जब तक आप समझोगे नहीं कि भावुकता क्या होती है, तब तक आपके जीवन में प्रेम नहीं आ सकता। जिन्हें जीवन में प्रेम चाहिए हो, वो पहले इस इमोशन नाम की चीज को समझें अच्छे से। फिल्मी ज्यादा दिमाग है हमारा, और परंपरा ने भी यही करा है कि आपने किसी चीज को समझा भले ही नहीं, पर उसको देख के आप में बड़ा भारी आकर्षण उठ रहा है और भारी आसक्ति हो रही है, तो ये प्रेम है। परंपरा ने भी हमें यही सिखाया, संस्कृति ने भी यही सिखाया, अपने आसपास समाज के माहौल में भी यही देखते हैं, और फिल्में तो हैं ही ये बताने के लिए कि व्हेन योर हार्ट गोज स्क्विशू दैट्स कॉल्ड लव। तो छोटा कुत्ता स्क्विशू है, उसको घर में रख लो, और जब बड़ा हो जाओ दिखाई देगी तो देसी निकला तो उसको सड़क पे छोड़ दो, क्योंकि अब स्क्विशू नहीं हो रहा ना भीतर। दैट गुई फीलिंग, यू नो, आई गो अ लिटिल टेंडर व्हेन आई लुक एट यू। वो मुस्कुराना, वो ब्लशिंग, जैसे अभी आप ब्लश कर रहे हो, ये बहुत मैकेनिकल होता है बेटा। कोई दिख गया उसके आगे ऐसे कान और गाल सब लाल लाल हो रहे हैं, ये इसमें कहीं चेतना नहीं है। Oh God, you know, he just won me over. Tall, dark, handsome and all that. ये क्या है? ये प्रेम है। आप रोबो हो, वो भी एक रोबो है। दोनों कंडीशनड हो पर्टिकुलर स्टिमुलाई को पर्टिकुलर तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए। इसको प्रेम नहीं बोलते। प्रेम क्या होता है? जानना कि किसी भी इंसान की सबसे बड़ी तकलीफ उसकी गुलामी है। तो इसलिए प्रेम होता है आजादी। खुद को भी आजाद जीवन देना और दूसरे को भी आजादी देना, मुक्ति देना, यह प्रेम होता है। दूसरे को बांध लेने को प्रेम नहीं बोलते। दूसरों को बांधते हो, खुद भी जीवन बंधनों में बीत रहा है, यह प्रेम थोड़े ही है। यह है जिस व्यक्ति ने इमोशन और लव, प्रेम और भावुकता का बहुत बड़ा फर्क कभी सीखा ही नहीं, उस इंसान ने अभी जीना शुरू करा ही नहीं। वो बस केमिकल जिंदगी जिएगा, और केमिकल्स हम कैसे कह दें कि जिंदा हैं। जीना उस दिन शुरू करते हो जिस दिन केमिकल लाइफ से उठ करके कॉन्शियस लाइफ में प्रवेश करते हो। इस पर एक सवाल है मेरा आचार्य जी। आप मतलब ये ज़्यादा बेहतरी है, पूरे विश्व की इसमें ज़्यादा बेहतरी है कि हम एक कॉन्शियस तल से ऑपरेट करें, ना कि एक इमोशनल तल से। साथ में मैं फैक्ट्स देख रही थी, और ये चीज़ मैंने पाई है कि इंडिया में जो इंडियन पॉपुलेशन है, उसमें जो 9% हिस्सा है उसमें वीगन्स का है, और जो यूएस पॉपुलेशन है उसमें 5% हिस्सा वीगन्स का है। तो ये एक फिर भी एक माइनॉरिटी ही आ रहा है। 9%, 1% भी नहीं है।
1% भी नहीं। और वीगन्स भी यूएस में कम है, यूरोप में है ज़्यादा। भारत में 1% भी नहीं है। कहाँ से 9% का आंकड़ा ले आए? इमोशनल आंकड़ा है। किसी चीज़ को झूठी बोलने से बेहतर होता है उसे बोल दो कि इमोशनल है। तो ये आंकड़ा बहुत इमोशनल है। विशफुल थिंकिंग है कि 9% वीगन है। ना ना, 0.9 हो सकते हैं शायद, वो भी आधे झूठे होंगे उसमें से। बोलते होंगे कि वीगन है और छुप छुप के इधर उधर पनीर चबाते होंगे। हाँ खैर, और अमेरिका बहुत बड़ा वीगन देश नहीं है। वीगनिज्म बढ़ रहा है, फल फूल रहा है यूरोप के देशों में। अब सवाल बताओ। तो इंडिया की पॉपुलेशन हो या यूएस की या यूरोप की पॉपुलेशन, उसका एक बहुत कम हिस्सा है जो वीगन है, माइनॉरिटीज में है। तो इसमें अगर लोग चेतना के तल पे ही ऑपरेट करें, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा या पॉलिसी ही बदल देना ज्यादा इफेक्टिव होगा? पॉलिसी सरकारें बनाती हैं। यूरोप, अमेरिका, भारत तीनों डेमोक्रेसीज हैं। यूरोप डेमोक्रेसी है पूरी, अमेरिका भी डेमोक्रेटिक, भारत भी। तो सरकार काहे को पॉलिसी बनाएगी अगर लोग ही नहीं चाहते? तो लोग ठीक होंगे तो सब ठीक हो जाएगा। वीगनिज्म का मतलब, वीगनिज्म कोई नया शब्द नहीं है भारत के लिए। शाकाहार ही वीगनिज्म है। शुद्ध शाकाहार को ही वीगनिज्म बोलते हैं। वो नया ऐसे हम कर देते हैं जैसे वीगनिज्म कोई बाहर का कॉन्सेप्ट आ गया है। बाहर का नहीं आ गया, वो पूरी तरह देसी बात है, पूरी तरह हमारी ही मिट्टी, हमारी ही ज़मीन की बात है। वो भारत की मौलिक बात है, शुद्ध शाकाहार। और शाकाहार का मतलब होता है शाक का आहार। दूध शाक थोड़ी ही होता है। दूध कौन से पेड़ पे उगता है भाई? तो आप शाकाहारी और दूध पीते हो तो आप शाकाहारी कैसे हो? इनको टेक्निकली भी वेजिटेरियन माना ही नहीं जाता। इनको कहते हैं लैक्टो वेजिटेरियन। ये है नहीं वेजिटेरियन, ये तो दुग्धाहारी हैं, शाकाहारी तो है ही नहीं। ये बहुत बहुत फायदे हैं। जो क्लाइमेट क्राइसिस है, इसको रोकने में सबसे बड़ा कदम यही हो सकता है कि दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा वीगन हो जाए। दुनिया की भूखमरी हटाने के लिए सबसे बड़ा कदम यही हो सकता है कि हम सब शाकाहारी हो जाएं। क्लाइमेट चेंज रुक जाएगा शाकाहार से, भूखमरी रुक जाएगी शाकाहार से, प्रजातियों की विलुप्ति की दर बहुत बहुत कम हो जाएगी हम सब शाकाहारी हो जाएं तो। बड़ी से बड़ी जो समस्याएं, कितनी ही बीमारियां हैं जो हट जाएंगी अगर हम शाकाहारी हो जाएं तो। आप गिनाते चलो, प्रति व्यक्ति आय विश्व की बहुत तेजी से बढ़ेगी अगर सब शाकाहारी हो जाएं तो। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पे बड़े से बड़ा बोझ होता है मांसाहार। ये हम समझते नहीं है, पर मांसाहार एक नेट निगेटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। बहुत बड़ा बोझ होता है वो। शाकाहार नहीं होता, शाकाहार नेट पॉजिटिव होता है। और ये बातें ठोस अर्थशास्त्र की हैं, मेरी भावुकता की नहीं। इन पर पेपर्स हैं, आप पढ़िए। हम बिल्कुल अभी बारूद के गोदाम पर बैठे हुए हैं और बारूद सुलग रहा है अच्छे तरीके से। विस्फोट होने शुरू भी हो गए हैं। महाविस्फोट अगले 10-20 साल में ही आपको सुनाई दे जाएगा। सुनाई नहीं देगा, अनुभव होगा। ठीक अपने पिछवाड़े में, हम उसके ऊपर बैठे हुए हैं। और उससे बचना चाहते हो तो शाकाहारी हो जाओ। और जानवरों के प्रति भी इससे बड़ा प्रेम नहीं हो सकता कि पहला काम तो ये करो कि जितने भी खाद्य पदार्थ जानवरों को कष्ट देके, बंधन देके, उनकी हत्या करके, उनका कृत्रिम गर्भाधान करके पैदा करते हो, उनको हटाओ। ये जानवरों का मांस, उनकी हड्डी, उनका खून और उनका दूध भी। जो लोग नहीं समझते कि मांस और दूध में क्या संबंध है, वो थोड़ा अपना ज्ञान बढ़ाएं। मैं बार बार बोलता हूं, दूध का रंग लाल है। अगर हम शाकाहारी हो सकें
तो दुनिया की अनगिनत समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। और इस वक्त कोई विकल्प भी नहीं है। हम कहें अगर अगर से ऐसा लगता है कोई विकल्प हो, आपको शाकाहारी होना पड़ेगा, नहीं तो कोई भविष्य नहीं है। और भविष्य से मेरा आशय ये नहीं कि 100 साल बाद दुनिया तबाह होगी, हमारे पास 10-20 साल है। हम नहीं जानते क्या विश्व का औसत तापमान कितना बढ़ चुका है। थोड़ा पढ़ा करिए, मीडिया ये सब बातें आपको दिखाता नहीं है, क्योंकि इन बातों को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बातें भयानक हैं। मीडिया आपको वही बातें दिखाता है जो आपको लजीज लगती हैं, जिन बातों को देख के आपके इमोशंस सुख पाते हैं। मीडिया आपको बस वही बातें दिखाता है। पर एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि महाविनाश आ चुका है, और उसका बहुत बड़ा कारण कार्बन है। सबसे बड़ा कारण कार्बन है, और कार्बन आ रहा है हमारी भावुकता से ही। हम समझदारी की जगह इमोशंस पर चल रहे हैं। मांसाहार वगैरह बस इमोशनल ही तो काम है। मुझे पसंद है, टेस्ट पसंद है, मुझे चिकन का टेस्ट पसंद है, मैं खीर नहीं छोड़ सकता। शाकाहार कंडीशनिंग की बात नहीं है, शाकाहार कॉन्शियसनेस की बात है। और यही पूरी पृथ्वी के प्रति, सब प्रजातियों के प्रति आपके प्रेम का सबसे बड़ा सूचक भी होगा। प्रतिदिन कितनी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, आप अंदाज लगा सकती हैं? 100 से 1000 प्रजातियां। आपको यकीन ही नहीं आएगा, आपके इमोशंस मानेंगे नहीं, कहेंगे नहीं इतना एक्सटिंक्शन थोड़ी ही हो सकता है। हाँ, हो रहा है। एंड दिस रेट ऑफ एक्सटिंक्शन is 10 to 20 times, some researchers say 100 times above normal. And all of this is due to human activity, anthropomorphic. हमने करा है। सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं बोला जाता उसको, AGW बोला जाता है, एंथ्रोपोमॉर्फिक ग्लोबल वार्मिंग। इंसान की करतूत है। इतना बड़ा ए जो है ना, वो इमोशन है। ए फॉर इमोशन। हमने करा है। I'm emotional, let's have a kid. I'm emotional, let's have another baby. कोई सेलिब्रिटी बेबी कर देता है, पूरा देश पागल हो रहा है, वाह वाह वाह, बेबी आ गया, बेबी आ गया। कोई सेलिब्रिटी चार्टर्ड प्लेन पे उड़ रहा है और जबरदस्त तरीके से कार्बन एमिशंस कर रहा है, पूरा देश कह रहा है वाह वाह, क्या शान है, क्या शान है, एकदम बादशाह है। पृथ्वी को बर्बाद करने की दिशा में इस वक्त जो आप सबसे बढ़िया काम कर सकते हैं वो है कि एक बच्चा और पैदा करो, फिर एक बच्चा और पैदा करो। क्योंकि एक बच्चा जो आपने पैदा करा ना, वो एक बच्चा नहीं है, वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। समझो बात को। उस एक से अब पता नहीं कितने आने हैं, और जितना अब वो कंजम्पशन करेगा अपनी पूरी जिंदगी में, उसके जिम्मेदार आप हैं। और वो जो कंजम्पशन करेगा, उसके आगे जो पूरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंजम्पशन करेगा, उसके जिम्मेदार आप हैं। और पृथ्वी के पास अब नहीं है आपको कुछ भी देने के लिए, भोग के लिए, कंजम्पशन के लिए, इमोशन के लिए। जो कंजम्पशन आप करना चाहते हो, उतने कंजम्पशन के लिए 15 पृथ्वियां भी पर्याप्त नहीं हैं। पृथ्वी के पास है ही नहीं हमें कुछ देने को कंजम्पशन के लिए। पर हमारे पास एक चीज बहुत प्रबल मात्रा में है। क्या? इमोशन। एक बेबी और चाहिए। और उस बेबी के लिए बताओ खाना कहां से आना है? जंगल काट के। उसके लिए सड़कें कहां से आनी है? जंगल काट के। आप बोलते हो डेवलपमेंट, आप जानते हो डिफॉरेस्टेशन का एक बड़ा कारण रोड कंस्ट्रक्शन भी है। आप बोलते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएगा, चलेगा तो सड़क पे ना। और सड़क कैसे बना लोगे अब? और बताओ, जंगल काट के ही सड़क बनती है। और खेतों की ईल्ड बढ़ाने के लिए आप जिन जिन तरीकों का इस्तेमाल करते हो, सब के सब कार्बन इंटेंसिव होते हैं। आप जो बच्चा पैदा कर रहे हो, आपने उस बच्चे के साथ क्या सड़क भी पैदा करी है? आपने उस बच्चे के लिए अन्न पैदा करा है, बिल्डिंग पैदा करी है, स्कूल पैदा करा है। वो बच्चा अपने जीवन में जिन जिन चीजों का कंजम्पशन करेगा, क्या वो भी आपने अपने गर्भ से पैदा करी? अगर नहीं करी तो ये कितनी इर्रिस्पॉन्सिबल बात है कि आपने बच्चा पैदा कर दिया।
पर कर दिया पैदा। क्यों? क्योंकि मैं इमोशनल हूं। आई नीड अ पपी। इमोशन इज कार्बन। और कुछ? टूवर्ड्स कॉन्शियसनेस, समझना, ध्यान देना, अटेंटिवनेस, हाँ, लव, अ डिस्पैशनेट ऑब्जर्वेशन ऑफ वन सेल्फ एंड द वर्ल्ड। ये चीजें होती हैं जो इंसान को इंसान बनाती हैं। नॉट इमोशनल इंस्टिंक्टिवनेस और रिएक्टिविटी और इंपल्सिवनेस। ये तो जानवर के पास भी होते हैं। मैं इंसान हूं, मैं देख सकता हूं, मैं समझ सकता हूं, मैं सोच सकता हूं, मैं निष्पक्ष हो सकता हूं, मैं अपनी डिजायर्स को भी देख सकता हूं। आई कैन ऑब्जर्व व्हाट्स हैपनिंग विद इन। ये चीजें हमें इंसान बनाती हैं। सेक्सुअल अपसर्ज आ गई, वो तो एक भैंसे में भी आ जाती है। इंसान होना जरूरी नहीं है। घास देख करके मन बिल्कुल लालच से भर गया, गधे ने बहुत सारी घास देखी, ढेचू ढेचू करने लगा। कंजम्पशन की भावना, ये इमोशन तो जानवरों में भी होता है। इससे हम इंसान नहीं बन जाते कि शॉपिंग मॉल में चीजें देखी और मन बिल्कुल गदगद हो गया, बाग बाग हो गया। वो तो गधे का भी हो जाता है घास देख करके। उससे आप इंसान नहीं बन गए। खाने की खुशबू आई, चित्त प्रसन्न हो गया, और जो खाना बना रहा था उसको जाके गले लगा लिया, बोले तू ही मेरा असली हमदर्द, हम सफर, हम राह, हम बिस्तर है। खाना देख करके तो जानवर भी मचल जाता है। इससे आप इंसान नहीं हो गए। एक चीज ऐड करना चाहता हूँ इसमें। तो भाई सर जैसे अभी 10,000 साल से जो होलोसीन उसको बोला गया है ना, तो वो होलोसीन जो है वो अब चेंज हो गया है। +-1 था वो, तो पिछले 10,000 साल से उसके बाद ही सारी जो मानव पीढ़ी है वो डेवलप हुई। तो जो एक रेंज ऑफ सेफ्टी थी, हम उससे बाहर आ चुके हैं। ये समझ लो जो कहना चाह रहे हैं। द बैरियर हैज बीन ब्रीच्ड। बात खत्म। और अब उसके बाद जो है ना, निगेटिव फीडबैक लूप शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लाइमेट चेंज होगा तो ओशन की वार्मिंग ज़्यादा होगी। ओशन की वार्मिंग ज़्यादा होगी तो वाटर वेपर ज़्यादा बनेगी, और वाटर वेपर खुद एक ग्रीन हाउस गैस होती है। जब तापमान बढ़ेगा तो भाप ज़्यादा उठेगी। जब भाप ज़्यादा उठेगी तो भाप खुद ग्रीन हाउस गैस होती है, तापमान और बढ़ाएगी। अब ये एक निगेटिव फीडबैक लूप शुरू हो गया जो रोका नहीं जा सकता। अब ये अनकंट्रोलेबल है। इसी तरीके से जब तापमान ज़्यादा होगा तो बर्फ़ ज़्यादा पिघलेगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे। जो सफ़ेद रंग था वो हीट कम एब्जॉर्ब करता था, पर जब वो सफ़ेद रंग पिघल गया तो अब जो नीचे से पत्थर, चट्टान, ये सब निकल के आएंगे, वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे तो वो सफ़ेद रंग, बर्फ़ और ज़्यादा पिघलेगा, और पिघलेगा तो और चट्टान एक्सपोज होगी, और एक्सपोज होगी तो और गर्म होगी, और गर्म होगी, और नेगेटिव फीडबैक लूप शुरू हो गया। अब ये रोका नहीं जा सकता, और वो नेगेटिव फीडबैक लूप शुरू हो चुके हैं। अब उन्हें हम रोक भी नहीं सकते। हम अभी भी लेकिन इमोशनल हैं। कुछ कुछ स्कुशु। विरते पीर है जो जाने पर पीर, कबीर ते पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही ते
काफिर बेपीर रे साधो ते काफिर बेपीर छिन ही चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम ना होय छिन ही चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम ना होय अघट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहावे सोए रे साधो प्रेम कहावे सो प्रेम प्रेम सब कोई कहे प्रेम न जाने कोई प्रेम प्रेम सब कोई कहे प्रेम न जाने कोई जा मार्ग साहब मिले प्रेम कहावे सोए रे साधो प्रेम कहावे सो कहता हूँ कही जात हो कहा जो मान हमार कहता हूँ कही जात हूँ कहा जो मान हमार जाका गला तुम काटी हो सो फिर काटी तुम्हारे रे साधो सो फिर काटी तुम्हार